हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिलेनियर्स में। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के मस्ट इम्पोर्टेंट 30 एडजेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करेंगे, जो बिहार बोर्ड में पहले पूछा जा चुका है और आगे पूछने का संभावना है। ठीक है, तो आइए इसको बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और आइए इस वीडियो को शुरू करते हुए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। एक कूलम आवेश गुजरने पर कार्य क्या होगा? तो अब इसको कार्य निकाल लेते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है V इक्वल टू वोल्ट, वोल्ट दिया है तो इसको V से लिखते हैं। तो V बराबर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, और 1 कूलम आवेश कह रहा है तो Q दिया है, Q बराबर 1। इसको C से लिखते हैं, कूलम है तो। अब कह रहा है कि कार्य क्या होगा। तो एक फॉर्मूला हम लोग को पता होता है कि W बराबर होता है Q इंटू V। कोई जगह Q इंटू डेल्टा V होता है। आप लोग जब इंटर में जाओगे तो ये देखने को मिलेगा Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब होता है स्मॉल चेंज। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आएगा इंटर में। तो इसमें मान पुट करते हैं तो W बराबर हो जाता है, W बराबर हो जाता है Q कितना दिया है तो Q दिया है 1 कूलम, और वोल्ट कितना दिया है तो 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 निकल के आएगा। 1.5 कार्य है तो ये जूल हो जाएगा, इसका आंसर जूल में। ठीक है, तो W बराबर हो जाता है 1.5 जूल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। तो इंद्रधनुष रंगीन जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के अणु विक्षेपण के कारण होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि जल कण द्वारा अवशोषण के कारण होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए में जो दिख रहा है यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अब इसमें कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। एक यहाँ बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो करंट पूछा है तो करंट इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो सब बच्चों को पता होता है कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, चाहे आई बराबर V अपॉन में आर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर V बराबर आई इंटू आर। तो निकालना क्या है हमें, तो करंट निकालना है। तो करंट बराबर हो जाता है V अपॉन में आर। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, प्रतिरोध दे दिया है। तो आर दिया है कितना 1200, तो लिख लेंगे यहाँ पर 1200 ओम। ठीक, और वोल्ट दे दिया है तो V बराबर दिया है कितना 220 वोल्ट। इसको भी लिख लिए। अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, इस मान को पुट करेंगे। तो I बराबर निकल के आएगा, V कितना दिया है 220 वोल्ट, और बट्टे में कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 22 2 से कटेगा 11 बार में, और ये 1 से 20 2 से कटेगा 60 बार में। तो ये I बराबर निकल के आ रहा है कितना 11/60। ठीक है, और इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो I का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। I बराबर कितना हो जाएगा 11/60, और जब इसको भाग देंगे तो ये निकल के आएगा 0.18, यानी 0.18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में देख के ही पता लग गया होगा आप लोगों को। तो ये ऑप्शन 4 दिया है, कह रहा है डैनियल शेल
सौर सेल, सूखा सेल, एवरेडी सेल। अब ये चारों में से इस बार तो सौर सेल के बारे में पूछा है, सौर ऊर्जा सौर सेल के बारे में। अब आगे कहीं सूखा सेल के बारे में पूछ ले, डेनगल सेल के बारे में पूछ ले, इसलिए चारों को पूरी डिटेल से बता देता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। डेनियल सेल की बात करते हैं। डेनियल सेल, तो डेनियल सेल एक रासायनिक सेल होता है। क्या होता है? तो रासायनिक सेल होता है। ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ये विद्युत ऊर्जा में इसको परिवर्तित कर देता है। और ये ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है। ऑप्शन बी में होता है सूखा सेल। तो सूखा सेल को अंग्रेजी में ड्राई सेल भी कहा जाता है, ठीक है, ड्राई सेल भी कहा जाता है। तो इसका उदाहरण होता है, इसको हम लोग रिमोट देखोगे आप लोग, रिमोट में इसका यूज किया जाता है, ठीक। और घर के जो टार्च होता है, टार्च में इसका भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब ड्राई सेल होते हैं हमारा, ठीक है। रिमोट में हो गया, टार्च में हो गया, और जो हमारा घड़ी होता है, घड़ी में भी सूखा सेल का ही यूज किया जाता है, ड्राई सेल का, ठीक है। तो ऑप्शन सी में कह रहा है कि सौर सेल। तो सौर सेल सब लोग जानता है कि जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है और वो क्या कर देता है, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो हमारा सोलर पैनल होता है, वो सोलर पैनल ये सौर सेल ही होता है, सूर्य की ऊर्जा पर कार्य करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ही हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और ऑप्शन डी में कह रहा है एवरेडी सेल। तो एवरेडी सेल भी एक रासायनिक सेल होता है, ठीक है। ये भी एक रासायनिक सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसका त्रिज्या पूछा है, यानी वक्रता त्रिज्या इसको निकाल लेते हैं। तो F बराबर होता है R/2, ठीक है। ये फॉर्मूला आई होप सब लोगों का याद होगा और याद होना चाहिए, ठीक है। F बराबर R/2 होता है। तो जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। तो F बराबर दिया 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, और पूछ क्या रहा है, तो R पूछ रहा है। तो इसमें पुट करेंगे, यहाँ से F का मान निकाल लेते हैं। F बराबर दिया है R/2, तो ये 2 को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो R निकल के आ जाएगा 2F, ठीक है, यहाँ से 2F निकल के आ गया। अब यहाँ से मान पुट करेंगे और निकल जाएगा इसका आंसर। तो R बराबर हो जाएगा 2 इंटू F का मान कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो R का मान यहाँ से निकल के आ जाता है 40 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कांच की एक समांतर प्लेटिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटती है। तो जब हम लोग प्रिज्म बनाते हैं तो प्रिज्म में अपवर्तन होता है, तो क्या हो जाता है, जड़ प्रकाश से किरणें निकलती है, तो यहाँ पर माध्यम एक हो गया, माध्यम दूसरा हो गया। तो प्रकाश से किरणें क्या हो जाती है, सीधे न जाके वो यहीं से मुड़ जाती है, ठीक है, ये मुड़ जाती है। तो ये पूछ रहा है कि किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित मतलब प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है। तो अपवर्तन तो यहीं पर हो रहा है, दो माध्यम है, तो अपवर्तन के साथ क्या घटता है, ये क्या हो रहा है, इधर मुड़ जा रहा है, तो ये विचलन हो रहा है, ठीक है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो उदासीन तार का रंग काला होता है, ठीक है। उदासीन जो तार होता है उसका रंग काला होता है। ये जनरली केस होता है हमारे इंडिया में, ठीक है। और जो लाल
और पीला जो होते हैं वो लाइव तार होते हैं जिसमें करंट प्रवाहित होता है, ठीक है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। और जो हरा होता है, हरा हमारे इंडिया में जनरली उसको अर्थिंग वायर बोला जाता है, जो किसी कहीं से ला के उसको अर्थिंग कर दिया जाता है, अर्थ में उसको गाड़ दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने कहीं देखा होगा इस प्रकार की क्रिया को, ठीक है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। देखो ये कितना डल्लू सा क्वेश्चन पूछा है, जिसको करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन बता देते हैं, बहुत से बच्चे होंगे जो इस प्रकार के प्रश्न भी सॉल्व करना नहीं जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है प्लास्टिक। प्लास्टिक मतलब बिल्कुल धारा प्रवाहित नहीं होती है। रबड़ में भी बिल्कुल धारा नहीं प्रवाहित होती है। आयोडीन आयोडीन अगर विलयन अगर होता है आयोडीन का, तो शायद उसमें थोड़ा बहुत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन एक कंडीशन नहीं दिया है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट एक अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है, फिर भी इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन हमेशा हमेशा क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति की इसलिए होता है कि अमोनिया का सूत्र होता है NH4Cl। क्या होता है, तो NH4Cl, NH4Cl। जिसमें दिख रहा है नाइट्रोजन क्या होता है, अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। अधातु का जलीय विलयन हमेशा क्या होता है, अम्लीय होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है बोर्ड में। धातु का जलीय विलयन कैसा होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये दोनों को एकदम गांठ बांध के याद कर लो, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो मैं एक ट्रिक से याद किया हूँ इसको, कि धातु का अंग्रेजी में तो मेटल होता है, सबको पता है, तो इसमें से एम निकाल लिए। और क्षार का अंग्रेजी होता है बेसिक, बेसिक, ठीक है। तो इसमें बेसिक नहीं होता यार, बेस होता है यार, क्या है, बेस होता है, ठीक है। तो इसमें इसमें का बी यहाँ पर रख लिए। तो यहाँ से एम बी करके मैंने याद कर लिया इसको, एम बी। एम से मेटल, बी से बेसिक, ये क्षारीय प्रकृति हो गया। मेटल क्या होता है, तो क्षारीय प्रकृति होता है। और जब ये याद रहेगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और धातु अम्लीय प्रकृति का होता है। तो मैं इसी तरीके से याद किया हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से याद कर लीजिए और जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो सबको पता होता है कि ऑप्शन बी इसका सही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जब हड्डियां टूटता है तो उसको प्लास्टर करने के लिए, देसी भाषा में बोले तो प्लास्टर करने के लिए उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और ये धोबिया सोडा, कली चूना और जिप्सम का सूत्र पिछले वाली वीडियो में डिटेल में बताया है, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है, तो इसमें पूछ रहा है सहसंयोजक बंध कितना होता है। तो कल पूछा था CH4 का सहसंयोजक बंध, जिस बच्चे ने उसको किया है, तो ये इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया जाएगा। बता देते हैं इस क्वेश्चन को। तो दो कार्बन है तो दो कार्बन को पहले लिख लेंगे, ठीक है, दो कार्बन को। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर साइड में चारों तरफ इसके हाइड्रोजन लगा देते हैं, 6 को। यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया। और ये देखो तो कितने बंध बन रहे हैं। तो एक बंध ये बन रहा है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। ये पूरे टोटल 7 बंध बन रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 सहसंयोजक बंध बनेंगे।
चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब मैग्नीशियम पीला, सॉरी यहाँ पर पीला नहीं होगा, फीता होता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, यहाँ पर सुधार कर लेना, ध्यान देना यहाँ पे कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग, यहाँ पर उत्पन्न नहीं, उत्पन्न आग की रंग होती है। तो मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो किस प्रकार का आग उत्पन्न होता है, उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग चमकीला होता है। ठीक है, आप लोग याद रखना है। इसका यूज पहले जब वीडियो कैमरा होता था तो जो फ्लैश जलाया जाता था उसमें उसका यूज किया जाता है। कभी कभी बड़े बड़े ऑपरेशन होता है सेना में, तो उसमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है, तो ये मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ता है। तो वहाँ पर मैग्नीशियम के रूप में, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातु से बाई ओर जाने पर, सारणी में धातु से बाई ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होगा। इसमें दाएं लिखा है, ये धातु नहीं लिखा है, दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होगा। तो यहाँ पर बता देते हैं कि ऊपर से अगर नीचे आप लोग जा रहे हैं, नीचे और सारणी में, तो क्या होता है, इसका आकार बढ़ जाता है, परमाणु आकार बढ़ जाता है। ठीक है, अगर बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो आकार क्या हो जाता है, आकार घट जाता है, आकार घट जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि दाएं से बाएं की ओर जाने पर क्या होता है, तो बाएं से दाएं जाने की ओर तो आकार तो घट जाता है। अब दाएं से बाएं ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्या करे, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, तो इसको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मोजले साहब को कहा जाता है। ठीक है, मोजले साहब को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये क्या कर रहा है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इट गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जिंक कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, यहाँ पर कॉपर को हटा के खुद जाके सल्फेट के साथ बैठ गया है। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो कह रहा है कि ये पहला संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा में दिया विस्थापन अभिक्रिया, इसमें कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया, इसमें वियोजन अभिक्रिया। तो क्या करता है, जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, और विस्थापित कर देता है तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए होता है कि जो धातु जितने क्रियाशील होते हैं वो तत्वों को, किसी भी धातु को जो कम क्रियाशील होता है उसको मार के भगा देंगे, विस्थापित कर लेते हैं खुद को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें यूरेनियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यूरेनियम हो जाता है। और हम हीलियम के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है, एक अक्रिय गैस होता है। क्या होता है, तो अक्रिय गैस होता है। ठीक है, इसका संकेत ये चीजें लिखते हैं। और एल्युमिनियम के बारे में सबको पता होता है, एल्युमिनियम एक धातु है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित पदार्थ में चालक है। निम्नलिखित पदार्थ में चालक कौन है, तो अभ्रक तो होगा नहीं। अभ्रक क्या होता है बता देता हूँ, एक खनिज होता है। ठीक है, क्या होता है, खनिज होता है। ये विद्युत का तो कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक होता है, कुचालक। लेकिन ऊष्मा क्या होता है, ये चालक होता है, ऊष्मा इसमें प्रवाहित होती है। अब इससे हमारे इलेक्ट्रिक जो आयरन होते हैं,
आयरन इससे इसी खनिज से मिलकर बना होता है। आयरन हो गया और हीटर इसी से बना होता है। ठीक है, आप लोगों को पता हो गया होगा। और इसमें एल्युमिनियम कह रहा है, तो एल्युमिनियम तो क्या है, एल्युमिनियम में तो धारा प्रवाहित होता ही है। चारों तरफ देखो तो एल्युमिनियम की तार बिछाया गया है। और इसमें कह रहा है कि चालक है, तो चालक ही हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, मिट्टी कांच बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नरम लोहा है। नरम लोहा यहाँ पर लिख दिया है, नरम लोहा होना चाहिए। तो नरम लोहा होता है सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम तो इधर कहीं दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऑप्शन भी थोड़ा गलत लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना बच्चों। तो यहाँ पर सोडियम भी नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन पोटेशियम का जिक्र हुआ है इधर कहीं। ठीक है, पोटेशियम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ना ही देखो तो ठीक है, अब आ गया है तो मैं करा दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसमें होना चाहिए कि एम्पियर क्या मापता है। ठीक है, एम्पियर कौन मापता है, तो एम्पियर यानी धारा, धारा कौन मापता है, कौन मापता है। ठीक है, तो धारा कौन मापता है, एमीटर से नहीं मापा जाता है धारा। ठीक है, वोल्ट मीटर से तो विभवांतर मापा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। महत्तम यानी अधिकतम मान क्या होता है, तो बता देता हूँ कि 0 और एम यानी आवर्धन। उत्तल दर्पण में एम का मान कितना होता है, तो 0 और 1 के बीच में होता है। किस में होता है, तो उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण की बात करें तो ये 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, एक मिनट, ये ऐसा हो जाएगा, 0 से बड़ा होता है यम और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये चलेगा। आप लोग इसको याद रखना, ये किसके लिए होता है, तो अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ओम के नियम आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर होता है आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर, चाहे आई बराबर V अपॉन में आर, चाहे आर बराबर वी आई। ठीक है, तो इंटर में जब जाओगे तो ये तीनों फॉर्मूला को इसी से डिराइव किया जाता है। ठीक है, इसी से डिराइव किया जाता है। क्या होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर, ठीक, और वी आई, फिर वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये चारों फॉर्मूला P का ही होता है, शक्ति का ही। ठीक है, तो चारों को याद रखना। इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो इस फॉर्मूले को याद करके रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलो आगे देख ले। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाश किरण का अधिकतम फैलाव होता है। तो प्रकाश का फैलाव किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो ठोस में तो बिल्कुल प्रकाश नहीं प्रवाहित होगा, क्योंकि ठोस में प्रकाश टकरा के इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाश किरणों का अधिकतम फैलाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ठोस। ठोस में तो बिल्कुल प्रकाश फैलता नहीं है। और ये अपारदर्शी माध्यम कह रहा है, इसमें भी बिल्कुल नहीं फैलता है प्रकाश। और शीशा कह रहा है, तो शीशा में जब प्रकाश आता है तो क्या होता है, चमकने लगता है और प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अब इसमें कह रहा है कि प्रकाश की किरण को
मुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लेंस की क्षमता। किसी लेंस की क्षमता जितनी होगी, पी का मान जितना अधिक होगा, पावर जितना अधिक होगा, वो प्रकाश की किरण को उतना ही ज्यादा क्या करेगा? मोड़ देगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा मोड़ देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेंस की क्षमता बोला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है। अपवर्तन यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ए। अभिनेत्र के अंत पृष्ठ पर पूर्ण रूप से क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसको कर्निया भी कहा जाता है, कर्निया भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलो आगे देखिए। अब इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है, मैनेज कर लेना बच्चों। तो कोयला कोयला क्या करता है? कोयला जब जलाया जाता है तो इससे हानिकारक गैसें निकलती है, धुआं निकलता है और इससे राख भी निकलता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर लकड़ी की बात कर रहा है, तो लकड़ी में भी देखते हो कि धुआं निकलता है, राख निकलता है, ये भी नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा इसलिए होता है कि जब इसको, इसमें प्राकृतिक गैस सीएनजी होता है, सीएनजी। ठीक, जब इसको जलाया जाता है तो कोई इसमें से हानिकारक पदार्थ जैसे धुआं और राखों, ऐसा कुछ चीज बचता नहीं है जिससे हमको हानिकारक पहुंचाए हम लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो सारे बच्चों को पता होता है कि हमारे आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस। चलो आगे देख लेते हैं। इसको कभी कभी ऑप्शन में द्विउत्तल भी दे देगा, द्विउत्तल दे देगा तब भी उसको सही कर देना। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि वैद्युत में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वैद्युत यानी वेल्डिंग वगैरह किया जाता है, तो उसमें एथाइन का यूज किया जाता है। क्या? एथाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C2H2। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है एसिटिलीन। क्या बोला जाता है? एसिटिलीन। इसको याद रखना आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और 3300 डिग्री, लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस क्या करता है? ताप को रिलीज करता है, ताप को रिलीज करता है, जिससे क्या हो जाता है? लोहा पिघल जाता है और वो आसानी से चिपकने का कगार हो जाता है। ठीक है, वो आसानी से चिपक जाता है और ठंडा होने पर वो एकदम मजबूत हो जाता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलो आगे देख लो। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो बता दें कि हमारे अवतल दर्पण में 6 ही प्रतिबिंब बनते हैं, फिक्स है, 6 ही प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में 6 ही प्रतिबिंब का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? सारे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक उल्टा, लेकिन एक ही प्रतिबिंब होता है जो आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच ये वस्तु रखा जाता है, तभी ऐसा प्रतिबिंब बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है।